दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। देश के 5 राज्यों में चुनावी युद्ध का बिगुल बज गया है। मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी, मोदी बनाम राहुल, आखिर कौन जीतेगा युद्ध की ये बाजी। लेकिन मैं मोदी बनाम राहुल बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मोदी बनाम ममता की। क्योंकि राहुल गांधी कहीं पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहे, पूरे देश में कहीं इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि इन 5 राज्यों में राहुल गांधी मोदी को पराजित करेंगे या मोदी राहुल गांधी को पराजित करेंगे। लेकिन हाँ, एक चर्चा है, और चर्चा यह है कि क्या ममता बनर्जी को हटाने में भाजपा कामयाब होगी, या ममता बनर्जी अपने राज्य के अंदर भाजपा और मोदी को एक बार फिर चुनावी पटकनी देने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले जो लोग युद्ध में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और जो लोग प्रॉपर्टी के कारोबार में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, उनके लिए 2 खबरें दे रहा हूं। ईरान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हो सकता है अगले कुछ ही दिनों में इजराइल और अमेरिका अपनी ओर से युद्ध विराम की घोषणा कर दें। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि अमेरिका डर गया, अमेरिका पराजित हो गया, इजराइल जीत गया, ईरान ने सबको पटकी दे दी। लेकिन मैं इस बात को मानता नहीं। आज एक बहुत बड़ी खबर ईरान से आई है। ईरान की ओर से जो मुख्य लड़ाई लड़ने वाली फोर्स है, IRGC, ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये ईरान के प्रति वचनबद्धता नहीं रखती। ये शपथ लेती थी, इसने शपथ ली है आयतुल्लाह अली खामनेई के प्रति, और इसने शपथ ली है इस्लाम धर्म के प्रति कि वो आयतुल्लाह अली खामनेई के शासन को बचाने के लिए और ईरान में इस्लामिक शासन को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। लेकिन फिलहाल ईरान IRGC में बड़े पैमाने पर फूट पड़ने की खबरें आ रही हैं। बहुत सारे धड़े आपस में बढ़ गए हैं। एक धड़ा दूसरे धड़े पर हमला कर रहा है। IRGC के काफ़ी सैनिक और कई निचले और मझले स्तर के कमांडर एक दूसरे के हमले में मारे जा रहे हैं। ये कमांडर चाहते हैं कि ईरान खंडहर बन चुका है, अब ईरान सरेंडर करे। और आज इस तरीके की खबरें हैं कि IRGC के बहुत सारे सैनिक और काफ़ी कमांडर्स ने सीमा पार करके अफगानिस्तान में शरण ले लिया, और अफगानिस्तान ने उनको अपने यहाँ शरण दे दी है। निश्चित रूप से यह ईरान के लिए एक बहुत बुरी खबर है। ईरान पे मैंने लगातार कई वीडियो बनाए और भी बनाऊंगा। ईरान लगातार खंडर हो रहा है, कोई कहे कुछ भी, लड़खड़ा रहा है ईरान, बस गाड़ी खींच रहा है। ईरान की बेहतरी इसमें है कि ईरान की सरकार अपनी ओर से हमले बंद करने की घोषणा कर दे। और हाँ, कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और यदि कोई प्रॉपर्टी सस्ती मिल जाए तब तो कुछ पूछो ही मत। मैं आपको बता दूं कि एक प्रॉपर्टी है जो मूंगफली का दाम भी बिक रही है। बस फर्क यह है कि वो प्रॉपर्टी भारत में नहीं है। 2 BHK फ्लैट है, पार्किंग उसके साथ अटैच है, एक काफ़ी बड़ा गार्डन है, और मात्र $1 में यह मकान बिक रहा है। $1 में। और बाकायदा अखबार के मालिक ने अमेरिका के अखबारों में विज्ञापन दिया है, यदि कोई इस बिल्डिंग को खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। ये बिल्डिंग अमेरिका के मिशिगन स्टेट में है। तो यदि आप भी प्रॉपर्टी के कारोबार में इंटरेस्टेड हो तो निश्चित रूप से आप इस प्रॉपर्टी के बारे में मालूमात कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल
5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। 4 मई को परिणाम आ जाएंगे और पता लग जाएगा कौन जीता कौन हारा। आसाम में चुनाव होगा, केरल में चुनाव होगा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पौंडीचेरी में चुनाव होगा। कुल मिलाकर 824 विधायक इन 5 राज्यों में चुने जाएंगे। जहां तक आसाम का सवाल है, हालांकि वहां मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में है, लेकिन लड़ाई एक तरफा सी दिखाई देती है। विस्तृत चर्चा किसी और दिन करूंगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के जहाज से लोग कूद कर भाग रहे हैं और भाजपा में शामिल हो रहे हैं, और छोटे मोटे नहीं, कद्दावर लोग भाग रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। केरल में भाजपा पिक्चर में ही नहीं है। बस भाजपा की कोशिश यह है कि पिछली बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया जाए। पौंडीचेरी में बहुत छोटी सी विधानसभा है, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज़्यादा वो प्रभावित नहीं करती। तमिलनाडु में नामुख्य टक्कर में भाजपा है और नामुख्य टक्कर में कांग्रेस है। हाँ, 2 मोर्चे हैं, और एक मोर्चे में जो डीएमके लीड मोर्चा है उसमें कांग्रेस पार्टी है, और जो एआईएडीएमके लीड मोर्चा है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी है। अब आता है पश्चिम बंगाल का चुनाव। पश्चिम बंगाल में चुनाव सीधे सीधे टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कांग्रेस कहीं से कहीं तक भी पश्चिम बंगाल में फाइट में नहीं है, और ममता बनर्जी भी कोई अब से चुनाव में नहीं, अब से वहां के मुख्यमंत्री नहीं है। पिछले 15 साल से वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। 2011 में 34 साल के लंबे वामपंथी शासन को हटाकर वो 2011 में पहली बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी थी। और उस वक्त काफी लोगों को आश्चर्य हुआ था कि 34 साल के शासन को आखिर ममता बनर्जी ने कैसे हटा दिया। लेकिन उस शासन को हटाने में भाजपा का भी सहयोग ममता बनर्जी के साथ था। 2011 का जो चुनाव था वो वामपंथी मोर्चे को हटाने का चुनाव था। किसी को आश्चर्य हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन 2011 में भी मुझे आश्चर्य नहीं हुआ था। उसका एक कारण, क्योंकि मेरी एस्ट्रोलॉजी में बहुत रुचि रहती है, और 2009 या 2010 में ही, फिलहाल जो अब जीवित नहीं है, भारत के मशहूर ज्योतिषी बेजान दारूवाला ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेंगे। उनके शब्द थे, मेरी बंगाल की रानी ममता बनर्जी लंबे समय तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहेंगे। वो लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। पिछला चुनाव उन्होंने 2021 में जीता, और अब चौथा चुनाव 2026 में होने जा रहा है। यदि वो लगातार ये चौथा चुनाव जीत जाती हैं तो वो पश्चिम बंगाल में इतिहास रच देंगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण है। 2021 का चुनाव 8 चरणों में हुआ था, लेकिन 2026 का चुनाव फिलहाल 2 चरणों में होगा। ममता बनर्जी जो चुनाव आयोग से बहुत नाराज हैं और बहुत नाराज थी, उन्होंने चुनाव आयोग से मांग करी थी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को कम लंबा खींचा जाए और चुनाव को लंबे प्रक्रिया से को शॉर्ट करके चुनाव को कम चरणों में किया जाए। चुनाव आयोग ने उनकी बात को मान लिया और 2 चरणों में ही चुनाव कराने का फैसला किया।
यहाँ पर ममता के समर्थक ये भी कहते हैं कि इसका मतलब है चुनाव आयोग ये मानता है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कुछ सुधर गई है, और इसीलिए उसने अपना आकलन करने के बाद और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का निवेदन आने के बाद पश्चिम बंगाल में मात्र 2 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। दोस्तों, 2021 के चुनाव में टीएमसी को 215 सीटें जीती थी। 294 में से 215 सीटें जीती थी। यह अपने आप में बहुत बड़ा बहुमत था। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली थी। 2021 के चुनाव में पूरी संभावना थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ सकती है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था। लेकिन ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने यह सोचा कि वह केंद्र में मोदी को समर्थन देंगे, लेकिन राज्य में ममता बनर्जी की सरकार ही बनवाएंगे। और शायद इसीलिए उन्होंने 2019 के निर्णय से अलग हटते हुए 2021 में अपना अलग चुनावी निर्णय दिया। हालांकि जो राजनीतिक गॉसिप में विश्वास रखते हैं वो तब भी ये कहते थे और अभी भी ये कहते हैं कि पर्दे के पीछे ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध है, ठीक उस तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच पर्दे के पीछे अच्छे रिश्ते रहे। कहा यह भी जाता है कि 2024 के चुनाव में जब इंडी गठबंधन बन रहा था, ममता बनर्जी ने इसी शर्त पर इंडी गठबंधन से अलग रहने का फैसला किया था कि जब उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली थी और उनसे ये वादा करा लिया था कि आप मेरी सरकार को गिराने का कोई प्रयास नहीं करोगे और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव नहीं होगा, तब मैं इंडी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी और अलग से चुनाव लड़ूंगी। राजनीतिक गपबाज ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को ये दोनों वायदे पूरे किए थे, दोनों वायदे कर दिए थे और दोनों वायदे फिलहाल पूरे भी हो गए। उम्मीदों के विपरीत राष्ट्रपति शासन में चुनाव नहीं हो रहा है, ममता बनर्जी के राज्य में ही चुनाव हो रहा है। और लोकसभा चुनाव के बाद से ही ममता बनर्जी की सरकार को गिराने का कोई भी प्रयास गृहमंत्री अमित शाह, जो अपने इस शैली के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने नहीं किया। हाँ, एक एसआईआर जरूर हुई। एसआईआर पूरे देश में हुई है। बिहार में भी एसआईआर पर बहुत बवाल हुआ था। ममता बनर्जी इस बात पर अड़ गई थी कि मैं पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर एसआईआर नहीं होने दूंगी। तब गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत कड़ा रुख अपनाया। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन एसआईआर नहीं होगी। तब चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि नदियां बहें या ना बहें, सरकार गिरे या ना गिरे, लेकिन पश्चिम बंगाल में हर हालत में पूरे देश की तरह एसआईआर होगी। और वो एसआईआर हुई। भारत के तमाम बड़े बड़े वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया ममता बनर्जी ने, और इस काम में कांग्रेस पार्टी ने भी उनका साथ दिया। लेकिन तमाम दलीलों को ठुकरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने
और स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होगी। ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध इसलिए कर रही थी, कहा जाता है 1 करोड़ फर्जी वोट हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, और ममता बनर्जी उन्हीं 1 करोड़ फर्जी वोटों के सहारे चुनाव जीत जाती है। आपको याद होगा कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल की एक कंपनी पर छापेमारी हुई। ममता बनर्जी दौड़कर वहां पहुंची और कुछ फाइलों को अपने कब्जे में किया। अधिकारियों, छापा मारने वाले अधिकारियों और ममता बनर्जी के बीच उन फाइलों को लेकर छेड़ा झपटी हुई। जो छापा मारने वाली एजेंसी थी उनका कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है इसलिए हम छापा मारा, लेकिन ममता बनर्जी का कहना था कि मेरी चुनावी रणनीतियां इन फाइलों के अंदर छिपी हुई हैं और केंद्र सरकार इन एजेंसियों के मार्फत मेरी चुनावी रणनीति को चुराना चाहती है। लेकिन निष्पक्ष पत्रकार, निष्पक्ष एजेंसियां कहती हैं कि जो पश्चिम बंगाल में लगभग 1 करोड़ फर्जी वोटों का डाटा था वो उस फाइल में था जिस फाइल को लेकर ममता बनर्जी और छापा मारने वाली एजेंसियों के बीच में छीना झपटी हुई और अंततः ममता बनर्जी उन फाइलों को छीनने में कामयाब हो गई। फिलहाल एसआईआर हुई और एसआईआर के बाद 63,66,000 वोटर लिस्ट से कट गए और इसके अलावा 60,60,000 वोट अभी जांच जारी है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि 60,60,000 में कितने वोट पड़ेंगे और कितने नहीं पड़ेंगे। मैं समझता हूं अगले 3-4 दिन में ये स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो मतलब 60 लाख से लेकर 1 लाख वोटों के बीच का ये आंकड़ा है। तो यदि ये वोट फर्जी तरीके से टीएमसी ने बनवा रखे थे तो निश्चित रूप से टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि यदि मैं यहाँ पर वोटों के आंकड़े की बात करूँ तो दोस्तों ममता बनर्जी के लिए चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जनता के लिए वास्तव में कुछ अच्छे काम किए हैं तो गणित ये कहता है कि वो चुनाव आसानी से जीत जाएगी। और इसीलिए फिलहाल जो अभी पॉलिटिकल सर्वे आए हैं वो ये बता रहे हैं कि चुनाव में ममता बनर्जी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। जैसे कि फिलहाल वोटर को लुभाने का मौसम चल रहा है। आपको याद होगा बिहार में भी चुनाव हुए थे और बिहार में केंद्र सरकार और नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं को एक अच्छी खासी रकम दी थी। ये एक लंबे समय से भारत में प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस शुरू भी साउथ के राज्यों से हुआ था और उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सारी पार्टियां इस पॉलिटिक्स, इस रणनीति को अपनाते रही हैं। ममता बनर्जी ने भी वादा कर दिया कि चुनाव के बाद वो पश्चिम बंगाल के हर घर को एक पक्का मकान बना कर देंगी। दूसरा वादा उन्होंने किया है कि पश्चिम बंगाल की हर महिला को साल में 18,000 रुपये यानी कि 1,500 रुपये महीना हर महिला को देंगी। अब लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनावी लालच है, लेकिन मैं आरोप नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने कहा कि अब सब लोग ये काम कर रहा है। बिहार में भी ऐसा हुआ, लेकिन बस इस चुनावी लालच से ही ममता बनर्जी जीत जाएंगी ये कहना गलत होगा। पहले मैं वोटों का समीकरण की बात करूं। पश्चिम बंगाल लगभग पाकिस्तान बनने की राह पर है और यदि पश्चिम बंगाल के हिंदू नहीं चाहते तो हो सकता है 2031 के बाद जो 2036 का चुनाव होगा
वहां ना भाजपा के जीतने की स्थिति होगी और ना ममता बनर्जी के जीतने की स्थिति होगी। वहां कोई वो नेता चुना जाएगा जिसके लिए या तो उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम से फतवा जारी होगा या इस्लामाबाद से फतवा जारी होगा। वही 2036 में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से वहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ा रही है, 2036 आते आते पश्चिम बंगाल भारत के हाथ से निकल जाएगा, वो मुस्लिम बहुल हो जाएगा और हर हालत में वहाँ एक अलगाववादी आंदोलन शुरू हो जाएगा। और यह भी हो सकता है कि भारत की सेनाओं को 2036 के आसपास पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए लड़ना पड़े, लेकिन 2036 में होगा। 2026 में फिलहाल 35% मुस्लिम वोट है पश्चिम बंगाल के अंदर। मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू नेता क्या कहते हैं ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन राम मनोहर लोहिया क्या कहते थे ये बात मैं आपको बताऊंगा। राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ता है। राम मनोहर लोहिया कहते थे हिंदू बहुलवादी होता है और हिंदुओं का वोट एक मुश्त नहीं पड़ता, वो कहीं जातियों के आधार पर बढ़ जाता है, वो भाषा के आधार पर भी बढ़ जाता है, वो क्षेत्र के आधार पर भी बढ़ जाता है और वो नेता के आधार पर भी बढ़ जाता है। लेकिन राम मनोहर लोहिया कहते थे कि मुस्लिम वोट ऐसा नहीं होता, और इसीलिए राम मनोहर लोहिया ने यहां तक कहा था कि मुस्लिम वोट एक गिरोह की तरह पड़ता है। ये राम मनोहर लोहिया के शब्द हैं। और फिलहाल 35% मुस्लिम वोट पश्चिम बंगाल में है। इसका मतलब यह हुआ यदि बचे हुए 65 वोटों में से जो 65% वोट जो बचे उसमें से 10% वोट भी ममता बनर्जी को आ जाए तो ममता बनर्जी 45% के आसपास वोट ले लेंगी और उस परिस्थिति में लगभग यह निश्चित हो जाएगा कि ममता बनर्जी चुनाव जीत जाएगी। तब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तभी हारेंगी जब बचा हुआ 55% वोट एक मुश्त वोट दे दे। फिलहाल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 0 पर है। कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने फिलहाल वो हाशिए पर पड़े हैं। मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने अभी कांग्रेस से इस्तीफा दिया है नहीं दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा लोकसभा के बाद छोड़ दो, किसी ग्राम पंचायत में भी किसी कांग्रेस पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। वाम मोर्चा भी शून्य के स्तर पर है। ऐसे में यदि कुछ और लोकल पार्टियों ने, कुछ और निर्दलीय लोगों ने वोट ना काटे और वो 55% वोट एक मुश्त पड़ गया, जो बहुत मुश्किल है, तब तो भाजपा जो वहां चुनाव जीतेगी और ममता बनर्जी चुनाव हार जाएगी। लेकिन यदि लोकल निर्दलीय उम्मीदवारों ने ठीक से वोट काट लिए, कांग्रेस लड़ेगी तो है ही, वाम मोर्चा लड़ेगा तो है ही, यदि इन्होंने भी ठीक ठाक वोट काट लिए तो उस परिस्थिति में, और यदि 10% वोट हिंदुओं के ममता बनर्जी ले गई तो 45% वोट लेकर वो चुनाव जीत जाएंगे। 10% वोट लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के दिमाग में सेक्युलर कीड़ा बहुत घुसा हुआ है। वो वास्तविक दुनिया से बहुत दूर है। वो आज की तारीख की सच्चाइयों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। शायद उनकी आंखों में पट्टी बंधी है और वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जिस तरीके से 1989-90 में कश्मीर में हिंदुओं को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा,
अब से मात्र 10 साल बाद जब 2036 का चुनाव होगा, उससे पहले ही पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को पश्चिम बंगाल छोड़कर भागना पड़ सकता है। फिलहाल वो ये मानने को तैयार नहीं। तो उस परिस्थिति में ये वोट, मेरा मानना है कि इतना वोट वहां पर आसानी से मिल जाएगा। पर खुद ममता बनर्जी ब्राह्मण समाज से आती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके हिंदू वोटों में अच्छी खासी पैठ है। हालांकि 2021 से 2026 के बीच बहुत सारे घोटाले पकड़ में आए हैं पश्चिम बंगाल में। टीचर्स भर्ती घोटाला हुआ है, मंत्रियों के घर पर 100 करोड़ से ज़्यादा नोट पकड़े गए हैं, बहुत सारे स्कैम हैं। बहुत सारे स्कैम गिनाऊंगा तो ये वीडियो 1.5-2 घंटे का हो जाएगा। तो इसलिए आरोप बहुत पीछा कर रहा है ममता बनर्जी का, एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत पीछा कर रही है और बदनामी तो है ही है। लेकिन यदि उसके बाद भी 10% बेवकूफ हिंदुओं होने की संभावना को मैं नकार नहीं सकता, 10% ऐसे हिंदुओं होने की संभावना को नहीं नकार सकता जिनके दिमाग में अभी भी सेक्युलर कीड़ा घुसा हुआ है और जो सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए यदि राजनीतिक रूप से मैं चुनावी डाटा की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में मैंने आपको बता दिया कि बहुत थोड़े से हिंदुओं के समर्थन के साथ सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे ममता बनर्जी चुनाव जीत जाएगी। और अब ममता बनर्जी को खतरा किससे है? कुछ खतरा है मुस्लिम नेताओं से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक मांग उठ रही है कि यदि 35% मुसलमान हैं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्यों बनेंगी? तब मुख्यमंत्री एक हिंदू ब्राह्मण महिला क्यों बनेगी? पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समाज में ये मांग उठ रही है और वो ये चाहते हैं कि एक तो आबादी के अनुपात में टीएमसी मुस्लिम टिकट विधायकों को टिकट दे और दूसरे किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करे। लेकिन यह नहीं होगा। एक और भी खतरा है, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में एक बाबरी मस्जिद बन रही है और कोई हुमायूं कदीर है वो इसके पीछे खड़े हुए। यह टीएमसी का नेता है। अब उनकी बैक पे कौन है अभी यह स्पष्ट नहीं है। टीएमसी का आरोप है उनके पीछे भाजपा है, लेकिन भाजपा को उनसे कोई फायदा नहीं है और वो भाजपा के ऊपर बहुत हमलावर भी है और वो ममता बनर्जी के प्रति बहुत सॉफ्ट है। संकेत यह है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने के लिए, क्योंकि वो खुद बाबर के नाम पर तो मस्जिद नहीं बनवा सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने विधायक हुमायूं कदीर के सिर पर हाथ रख दिया कि तुम बाबर के नाम पर पश्चिम बंगाल में मस्जिद बनवा दो, जिससे ये मुस्लिम नेता जो कह रहे हैं कि 35% हम हैं तो मुख्यमंत्री हमारा हो, इनकी आवाज़ दब जाए, मेरा नाम हो जाए कि ममता बनर्जी के रहते हुए अयोध्या में तो भले ही बाबरी मस्जिद टूट गई, बाबरी ढांचा ही था वो, हालांकि क्योंकि वो कभी मस्जिद नहीं थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम पर एक मस्जिद बन गई। निश्चित रूप से इसका श्रेय हुमायूं कदीर को नहीं मिलेगा और इसका श्रेय ममता बनर्जी को मिलेगा। और पश्चिम बंगाल का मुसलमान इस बात को लेकर बेहद खुश है। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जिस दिन वहाँ शिलान्यास शुरू हुआ, लाखों की तादाद में पश्चिम बंगाल के मुसलमान वहाँ पहुँचे, दूर तक लंबी लंबी लाइनें थी और लोग अपने अपने घरों से एक एक दो दो ईंटें लेकर वहाँ पहुँचे थे। तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटों को तो एकजुट रखने का इंतजाम कर लिया है और वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगी। फिलहाल अभी चुनाव कई पलटियाँ खाएगा। एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, आरोप बहुत हैं,
भाजपा बहुत तीखे हमले करेगी। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को नकारा नहीं जा सकता। योगी आदित्यनाथ भी अभी पश्चिम बंगाल में जाएंगे, उनकी लोकप्रियता को नकारा नहीं जा सकता। और अभी चुनाव तक फिर हम एक दो बार चर्चा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के हालात क्या हैं। लेकिन हाँ, एक अलग वीडियो में इस बात पर बनाऊंगा, आखिर ज्योतिषी क्या कहते हैं। फिलहाल 6 ज्योतिषियों को मैं पढ़ चुका हूं, क्या कहा ये नहीं बता रहा हूं आज। अभी मुझे 3 ज्योतिषियों की और उनकी प्रेडिक्शन का इंतजार है। मैंने आपसे कहा कि मैं हर ज्योतिषी के बारे में आपसे बात नहीं करता, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है उनके बारे में बात करता हूं। और जब वो भी अपनी प्रेडिक्शन दे देंगे तो फिलहाल आज के गणित के हिसाब से ममता बनर्जी चुनाव जीत रही हैं, लेकिन ज्योतिषियों के हिसाब से कौन जीतेगा ये तब चर्चा करूंगा। आज के चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि किसी और विषय पर चर्चा करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।